सबसे पहले उंगली में अपनी कुंडलिनी की शक्ति इकट्ठा करके हथेली पर बिजली का निशान बनाना पड़ता है। इसके बाद अपनी दिमागी शक्ति को इस निशान में उतारना पड़ता है और अंदर मौजूद रक्त और कुंडलिनी की शक्ति को जागृत करना पड़ता है। इसके बाद तड़ित हस्त चिल्लाने से हथेली के बीच बिजली दिखाई देने लगती है। बिजली का निशान बनाना काफी आसान है। सुनने में सब आसान लग रहा है ना? लेकिन कोई वाकई ठीक ढंग से तड़ित हस्त का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके शरीर में सबसे पहले तो पर्याप्त मात्रा में रक्त और कुंडलिनी की ताकत होनी चाहिए। इसके बाद बिजली का निशान ठीक ढंग से बनना चाहिए और उसमें दिमागी शक्ति डालकर उसे एक्टिवेट भी करना चाहिए, वरना कोई भी इसका इस्तेमाल भूल सकता है। वसीम ने राज को समझाया। इन सब कंडीशंस के बाद और आंख की इंद्री खोलने के बाद कोई भी 2 बार तड़ित हस्त का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन राज ने अपना आधार अच्छी टेक्निक से बनाया था, इसलिए वो 4-5 बार इसका इस्तेमाल कर सकता था। इसके अलावा उसके पास भूत साधना भी थी, तो वो बिना किसी परेशानी के 10 बार इसका इस्तेमाल कर सकता था। वसीम के बताए अनुसार राज ने बिजली का निशान बनाना सीख लिया और फिर अपने बाएं हाथ में निशान बना लिया। फिर उसने असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर की मदद से दिमागी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस निशान को एक्टिवेट कर लिया। तड़ित हस्त, राज ने जोर से चिल्लाया। बिजली का निशान अचानक गर्म होने लगा। अचानक ही राज के हाथ में सुनहरी बिजली दिखाई देने लगी। इसका असर बहुत बड़ा नहीं था। सीनियर, मुझे तो बिजली का झटका नहीं लगेगा ना? राज ने पूछा। चिंता मत करो, जब तक तुम खुद इसे अपने हाथ से नहीं छूते तुम्हें कुछ नहीं होगा, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। यह कितना ताकतवर है? राज ने फिर से पूछा। तुम खुद ही आजमा कर देख लो, वसीम ने एक चट्टान की तरफ इशारा करके कहा। राज चट्टान के पास गया और अपने बाएं हाथ को आगे बढ़ाया। जैसे ही राज की हथेली ने चट्टान को छुआ, उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया। यहाँ तक कि राज को कोई भी रुकावट भी महसूस नहीं हुई। इसके बावजूद भी सीनियर इसे कमजोर टेक्निक कह रहे थे। इसकी ताकत तो अभी ही कितनी भयानक है। सामने कोई जादुई जानवर भी होता तो शायद उसे मारने के लिए इतनी ताकत काफी थी, राज ने मन ही मन सोचा। बिजली वाली टेक्निक भूतों से निपटने के लिए काफी अच्छी होती है, भले ही दूसरे लेवल का भूत ही क्यों ना हो। इस तड़ित हस्त से टकराकर वो राख हो जाएगा, वसीम ने समझाते हुए कहा। बिजली की टेक्निक से भूतों को निपटने की बात सुनकर राज हैरान रह गया। कल की परीक्षा के बाद वो ऋषिकेश जाने वाला था, जहां शायद कलंदर के गुर्गों से उसका सामना हो सकता था। कलंदर खुद भूत या जादूगर था, इस कारण उसके गुर्गे भी इसी तरह का जादू जानते होंगे। इस तरह तड़ित हस्त और बचे हुए शैतानी बंधन तिलिस्म की मदद से राज सुरक्षित वापस आ सकता था। सीनियर, आपका बहुत शुक्रिया, राज ने धन्यवाद देकर कहा। इसे फिर से करो, तुम्हें इसे अच्छे से सीखने की जरूरत है, वसीम ने सिर हिलाकर कहा। राज ने सिर हिलाया और हथेली पर बिजली का निशान बनाया। इसके बाद अपनी दिमागी शक्ति से उसको एक्टिवेट करने के बाद राज ने तड़ित हस्त चिल्लाया। एक बार फिर राज की हथेली पर सुनहरी बिजली दिखाई देने लगी। इस बार राज ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि वो ध्यान से बिजली को देखता रहा। बिजली से हल्की हल्की तड़कने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर राज काफी एक्साइटेड हो गया और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। अपनी तड़ित हस्त की टेक्निक देखकर राज को एक एनिमेटेड सीरीज की याद आ गई, जो उसने काफी समय पहले देखी थी। हालांकि वो सब याद करके राज को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये यादें उसके दिमाग से अभी तक निकली क्यों नहीं थी। राज ने सिर हिलाकर खुद को इन ख्यालों से बाहर निकाला। इसके बाद उसने एक बार और अपनी बिजली को देखा। वो वाकई काफी सुंदर थी। यार, ये तो किसी सपने जैसा है। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि एक दिन मैं अपने हाथ पर बिजली पैदा कर लूंगा। आज मेरा सपना साकार हो गया, लेकिन अब मुझे ये सब सोचना बंद करना होगा, राज ने मनी मन सोचा और अपना हाथ ऊपर उठा लिया। उसने फिर से चट्टान पर ऐसे हमला किया जैसे वो अपनी यादों को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। तुरंत ही चट्टान में गड्ढा हो गया। हाँ, राज ने एक लंबी सांस ली। क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है? वसीम ने पूछा। नहीं,
मुझे कुछ ऐसा याद आ गया जो मुझे अब तक भूल जाना चाहिए था। कुछ यादें वाकई काफी अजीब होती है। राज ने अपने चेहरे पर हाथ फेर कर कहा, अरे सभी की ऐसी यादें होती हैं। भले ही तुम उन्हें अभी याद रखना नहीं चाहते, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि वो इतनी भी बुरी नहीं थी। वसीम ने अपना तजुर्बा बताकर कहा। इसे सुनकर राज ने सिर हिलाया। क्या आप ऐसी यादों की बातें कर रहे हैं जैसे प्यारे भाई, जब तुम्हारे बाल कमर तक आ जाएंगे तो तुम मुझसे शादी करोगे? अचानक ही न जाने राज के दिमाग में क्या सूझा, उसने ऐसा कहा। वसीम ने मुड़कर हंस दिया। अचानक ही एक ठंडी हवा चली और वसीम के बाल उड़ने लगे। अरे नहीं, ये मैंने आखिर क्या कह दिया? राज को तभी समझ आया कि उससे कुछ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन वसीम हवा के झोंके के साथ मुस्कुराते हुए खड़ा था। अचानक ही चीजें बदलने लगी। राज की जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो गया था। सिर्फ वसीम के चेहरे पर रंग दिखाई दे रहा था। वसीम दुनिया के बीच में था और इस दुनिया की रंगत बनाकर रखे था। करीब 5 सेकंड तक ये चीज ऐसी ही बनी रही। फिर वसीम की पलकें झपकी और उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। चलो वापस चले, वसीम ने कहा। उसने अपना हाथ उठाया और उड़ती तलवार तुरंत आ गई। अच्छा, राज ने वसीम की बात मान ली, लेकिन उसका ध्यान अभी कहीं और ही था। लौटते वक्त वसीम ने एक शब्द भी नहीं कहा और वो लोग चुपचाप शल्य के घर के ऊपर पहुंच गए। उड़ते हुए राज को बहुत ही बेकार लग रहा था। हमें तो अभी घर जाना था, फिर सीनियर तलवार को और ऊंचा क्यों ले जा रहे हैं? नीचे की बिल्डिंगें तो चींटियों की तरह दिखने लगी है। राज ने उड़ते हुए मन ही मन यही सोचा था। राज, कुछ दिन पहले मैंने टीवी पर एक अजीब चीज देखी थी। मुझे लगता है कि आजकल लोग बंजी जंपिंग बहुत ज्यादा करते हैं। मुझे भी ये काफी कमाल लगा। वसीम ने कहा, सीनियर, मुझे तो ये काफी बोरिंग चीज लगती है। ये शायद उन लोगों के लिए है जिनका जिंदगी से मन भर गया है और जो मौत को करीब से देखना चाहते हैं। इसमें कुछ भी मजेदार नहीं है, राज ने सीरियस होकर कहा। राज को ऐसा लगता था कि इस दुनिया की सभी चीजों को वसीम को समझाने की जिम्मेदारी उसी की थी। मैं एक बार ये करना चाहूंगा। चलो बंजी जंपिंग करके देखे, ठीक रहेगा ना? वसीम ने कहा। नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, राज ने जोर से कहा। ठीक है, वसीम ने सिर हिलाकर कहा। वसीम की उड़ती तलवार अभी भी शल्य के घर से काफी ऊंचाई पर थी। उसने राज को पकड़ा और दोनों तलवार से कूद गए। राज की जान हलक में आ चुकी थी। राज को ऊंचाई से डर लगता था, बस इसीलिए ही वो उड़ती तलवार पर भी रेलिंग लगाने के बारे में सोच रहा था। वसीम जोर से हंसा। इसी समय वसीम ने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे उसका वजन बढ़ गया और वो और तेजी से नीचे गिरने लगा। राज को ये बढ़ती हुई रफ्तार महसूस हो रही थी। उसे गिरते हुए हवा की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। वो बिल्कुल आजाद होकर गिर रहा था। राज डर से चीखें मार रहा था। क्या मुझे रफ्तार और बढ़ा देनी चाहिए? वसीम ने खुश होकर कहा। नहीं नहीं, राज ने डर कर ना में सिर हिलाया। वो पहले ही काफी रफ्तार से नीचे गिर रहे थे। इतनी तेज हवा में वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। ठीक है, तो मैं थोड़ा और तेज करता हूँ। वसीम ने राज को पकड़कर रफ्तार को और तेज कर दिया। तभी जब वसीम को लगा कि ये मजेदार नहीं है तो उसने राज को पकड़कर उल्टा घुमा दिया। अब उनके पैर नीचे की तरफ और सिर ऊपर की तरफ था। राज को महसूस हुआ कि उसकी आवाज अब हमेशा के लिए जाने वाली है। चलो आओ तस्वीरें ले, वसीम ने नीचे गिरते हुए कहा और अपना फोन निकालकर फोटो लेने लगा। राज जरा मुस्कुराओ, वसीम ने कैमरा निकालकर कहा। नहीं, राज ने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर चिल्लाया, लेकिन फिर भी वसीम ने ढेर सारी तस्वीरें खींची। राज, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम ठीक से मुस्कुरा नहीं रहे हो, वसीम ने कहा। राज अभी भी जोरों से चिल्ला रहा था। चलो एक बार और कोशिश करते हैं, इस बार मेरे साथ करना। अगर तुम साथ में नहीं करोगे तो हमें फिर से कूदना पड़ेगा, आखिर हमें अच्छी फोटो लेनी है, वसीम ने कहा। क्या फिर से कूदना पड़ेगा? इससे अच्छा मुझे मार क्यों नहीं देते? राज ने मन ही मन सोचा।
चलो अब मेरे साथ मुस्कुराओ, वसीम ने कैमरा ठीक करके कहा। राज ने मुस्कुराने की पूरी कोशिश की, लेकिन हवा के कारण वो किसी जोकर की तरह लग रहा था। इसी बीच वसीम तस्वीर लेता रहा। बहुत बढ़िया, भले ही काफी अच्छी फोटो ना आई हो, लेकिन अभी के लिए इनसे काम बन जाएगा, वसीम ने कहा। राज ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्लाओ मत, हम बस पहुंचने वाले हैं, वसीम ने कहा। अब शल्य का घर दिखाई देने लगा। अब वो करीब 100 मीटर ऊंचाई पर थे। राज अभी रोने की कगार पर आ गया था। सीनियर, हम पहुंचने वाले हैं, इसीलिए मैं चिल्ला रहा हूं, राज ने मन ही मन सोचा। चलो आज एक आखिर रफ्तार बढ़ाते हैं। वसीम का आज अलग ही मूड था। उसने राज को कसकर पकड़ा और वो लोग किसी जेट की तरह नीचे बढ़ने लगे। राज अब अपने होश खो चुका था। 50 मीटर, 10 मीटर, 3 मीटर। वसीम का रुकने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। सीनियर, कहीं आप जमीन से टकराने का तो नहीं सोच रहे? आप तजुर्बेकार हैं और शायद आपको गिरने से कोई नुकसान भी ना हो, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं एक नन्हा मुन्ना सा जादूगर हूँ। अगर मैं जमीन से सीधे टकराया तो मेरा कचूमर निकल जाएगा, राज ने डर कर सोचा। कुछ भी कहने के नाम पर राज की बस चीख ही निकल रही थी। घर के अंदर टफी और सलोनी खिड़की के पास खड़े थे। उनकी आंखें राज पर टिकी हुई थी। जब वसीम और राज 500 मीटर की ऊंचाई पर थे, तब टफी और सलोनी ये तमाशा देख रहे थे। 2 मीटर, 1 मीटर, आधा मीटर, और नहीं, अब शायद मेरी मौत आ चुकी है। राज ने अपनी मौत के बारे में सोच लिया था। शांत रहो। तभी ब्रेक लगने जैसी आवाज आई। इसके बाद राज को महसूस हुआ कि वो बिना झटके के रुका था। ये मजेदार था ना, वसीम ने हंसकर कहा। राज ने भी हंस दिया। लगता है तुम्हें काफी मजा आया। अब मैं ये सारी तस्वीरें ग्रुप में डालूंगा, वसीम ने मुस्कुरा कर कहा और अपना फोन निकाल लिया। वसीम ने फोन की सारी फोटो डिवाइस में डाली और पहाड़ी महारथियों में उसे भेज दिया। ग्रुप में काफी सारी तस्वीरें दिखने लगी थी, जिसमें वसीम और राज बंजी जंपिंग की तरह ही नीचे गिर रहे थे। तस्वीरों में राज के अलग अलग एक्सप्रेशन थे। कुछ में उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और कुछ में वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, जबकि वसीम हमेशा की तरह सुंदर ही लग रहा था। वसीम ने तस्वीरों के नीचे कैप्शन भी डाला था, जिसमें उसने बंजी जंपिंग के मजे और दोबारा इसे करने के बारे में कहा था। जल्द ही इन तस्वीरों पर रिप्लाई आने लगे। सीनियर, आप तो हमेशा की तरह ही सदाबहार लग रहे हैं, परी ने कहा। सीनियर, आपके मजे करने के तरीके अलग ही हैं। मैं मिष्टी हूँ। शल्य की डिवाइस से मैसेज आया। वाकई सीनियर की बात अलग है, निशीत ने कहा। जबकि बाबा बैरागी को राज पर काफी तरस आया। उसे लगा कि राज जितना सब झेल रहा है, उस हिसाब से उसे कोई बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अरे वाह, बंजी जंपिंग! राज, तुम्हें बंजी जंपिंग पसंद है तो अगली बार मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, पंखुड़ी ने कहा। राज ने अपनी डिवाइस निकालकर सारे मैसेज देखे, तभी उसकी नजर पंखुड़ी के मैसेज पर पड़ी, जिसे देखकर राज के होश उड़ गए। क्या राज को इनाम में कुछ बड़ी चीज मिलेगी? क्या जिगोलो वसीम की गैर मौजूदगी में राज को नुकसान पहुंचा पाएगा? साथियों, अब हमारे बीच वसीम और परी है, जो लगातार फोटो डाल रहे हैं। इसे देखकर मैंने हमारी डिवाइस को फोन और कंप्यूटर से जोड़ने का एक तरीका निकाला है, ताकि फोटो ट्रांसफर करने की दिक्कत खत्म हो जाए। अब से आप सभी अपने फोन और कंप्यूटर से भी पहाड़ी महारथी का ग्रुप चला पाएंगे, लेकिन आपको अपनी डिवाइस को भी संभाल कर रखना होगा, बाबा बैरागी ने अनाउंस करके कहा। अगली सुबह राज उनींदा सा सोकर उठा। पिछली रात उसे कई सारे सपने आए थे। एक सपने में वो लिफ्ट से सीधा नीचे गिर रहा था। इसके बाद वो एक ऊंची बिल्डिंग की खिड़की साफ कर रहा था और रस्सी टूटकर नीचे गिर गया। अगले सपने में वो एक चट्टान पर बैठकर कुछ देख रहा था। तभी किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। एक और सपने में वो चलते चलते एक अंधे कुएं में गिर गया। इसका मतलब राज ने सिर्फ गिरने के ही सपने देखे थे। सोकर उठने के बाद भी उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, और ये सब कुछ कल के वसीम के साथ हुए तजुर्बे के कारण हुआ था। क्या कल सीनियर त्रिकालदर्शी जैसी हरकत करना ठीक था?
ऐसे बिना सोचे समझे सीनियर वसीम से कुछ भी बोल देने से उन्हें गुस्सा तो आया होगा। राज ने कल के बारे में सोचा और पश्चाताप से भर गया। वो अपने मुंह पर जरा भी काबू नहीं रख पाया था। उम्मीद है कि सीनियर वसीम का गुस्सा आज कम हो गया होगा और वो मुझे दोबारा बंजी जंपिंग के लिए नहीं ले जाएंगे, वरना अगर मैं दोबारा गया तो मेरा ऊंचाई का डर और भी भयानक हो जाएगा और आगे चलकर फिर मैं कभी भी उड़ती तलवार की सवारी भी नहीं कर पाऊंगा। फिर मेरे जादूगरी के सफर का क्या होगा? राज ने मन ही मन सोचा। हमेशा की तरह सुबह से जादूगरी की प्रैक्टिस करने के बाद राज तैयार हो गया। आज उसकी आखिरी परीक्षा थी, जिसके बाद 2 महीने की छुट्टियां होने वाली थी। हालांकि सुबह से एक बात बहुत ही अजीब हुई थी। वसीम का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि सलोनी भी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। केवल टफी ही घर में था। टफी, सीनियर कहाँ है? राज ने पूछा। सीनियर अपनी उड़ती तलवार ढूंढने गए हैं। कल रात जब तुम सोए तो सीनियर सलोनी को लेकर निकल गए, टफी ने जवाब दिया। राज ने यह बात सुनकर सिर हिला दिया। वसीम ने उसे पहले ही इस बारे में बता दिया था। टफी, आखिर तुम क्या देख रहे हो? राज ने टफी के बगल में खड़े होकर पूछा। टफी कंप्यूटर पर कोई खबर पढ़ रहा था, जिसे देखकर राज हैरान रह गया और वो ध्यान से खबर को देखने लगा। खबर के हिसाब से देहरादून इलाके में बहुत से पालतू जानवर गायब हो गए थे। पुलिस के हिसाब से एक गिरोह पालतू कुत्तों को चुरा रहा था। वो बहुत ही चोरी छुपे ये काम कर रहे थे और सीसीटीवी से बचकर ही जानवर उठा रहे थे। इसके अलावा वो अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ रहे थे। पुलिस ने सभी लोगों से अपील की थी कि वो अपने पालतू जानवरों का खास ख्याल रखें और चोरों को कोई मौका न दे। कुत्ते के चोर? देहरादून में कुत्ते पालने वालों की कमी नहीं है, इसलिए हर साल एक न एक इस तरह का गिरोह नजरों में आ ही जाता है। कई बार तो बहुत से कीमती कुत्ते भी ये लोग कौड़ियों के दाम बेच देते हैं। चाहे कितने भी चोर पकड़े जाएं, लेकिन पुलिस अभी तक इस तरह के कामों को रोक नहीं पाई है। राज ने मनी मन सोचा। राज ने टफी की तरफ देखा। टफी बिना पलक झपके खबर को देख रहा था। राज ने सभी चोरी हुए कुत्तों के लिए 3 सेकंड का मौन रखा। उसे अफसोस था कि कुत्तों ने देहरादून आकर गलती कर दी। आखिर ये लोग बिल्ली या बाकी जानवरों को अपना शिकार क्यों नहीं बनाते? कहीं ना कहीं ये लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, फिर भी इन्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। राज ने खबर देखकर सोचा। हाँ, एक बात और, जब वसीम जा रहे थे तो वो तुम्हारे लिए कुछ चीजें छोड़कर गए हैं। उनके हिसाब से तुम्हें ऋषिकेश में खुद की रक्षा के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, ताकि तुम कलंदर के गुर्गों से ठीक से निपट पाओ। टफी ने एक पैकेज को लात मारकर राज की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? राज ने सामान उठाकर पूछा। तुम इसे खोलो तो फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ, टफी ने बिना मुड़े कहा। राज ने पैकेट खोल लिया। सबसे पहले उसमें से एक लकड़ी की तलवार निकली, जिस पर काफी मंत्र उकेरे गए थे। ये साफ तौर से वसीम की तलवार ही थी। इसके अलावा एक छोटा डिब्बा था जिस पर बटन लगा था। बटन देखकर राज का मन उसे दबाने का हुआ। आमतौर पर सभी इंसानों के मन में ऐसी ही बातें आती, लेकिन चौकन्ने लोग ऐसी चीजों से बचते हैं। इसके अलावा तलवार के पास एक टैटू स्टिकर था। ये राज के बचपन में खेलने वाले स्टिकर जैसा ही था। इसके बाद एक हाथ से लिखी लिस्ट थी। ये लकड़ी की तलवार डिस्पोजेबल उड़ती तलवार नंबर 4 है। नाम के हिसाब से ही इसका इस्तेमाल एक बार किया जा सकता है, लेकिन इसे वसीम ने बनाया है तो 4थे लेवल के जादूगर को इसकी मदद से हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके साथ उड़ती तलवार का लॉन्चर नंबर 13 भी है। तुम्हें बस अपनी रक्त और कुंडलिनी की शक्ति इसमें डालनी है और फिर यह तुम्हारे मन के हिसाब से किसी भी दुश्मन पर हमला कर सकता है। इसके बाद तुम्हें बस एक बटन दबाने की जरूरत होगी। एक जोरदार आवाज के साथ तलवार तुम्हारे दुश्मन को मार देगी। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। वसीम ने सबसे पहला आइटम तुम्हारे लिए यही बनाया था, टफी ने समझाते हुए कहा। उड़ती तलवार का लॉन्चर सुनकर राज हैरान था। उसे लगता था कि फकीर की तलवार नियंत्रण टेक्निक ही काफी अच्छी थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि वसीम उसे इस स्तर पर ले जाएगा और उड़ती तलवार का लॉन्चर बना देगा। इसके अलावा जो तिलिस्म है वो वसीम का अपना तिलिस्म है। इसे रणछोड़ टेक्निक कहते हैं। अगर तुम किसी ऐसी परेशानी में फंस जाओ
जहां दुश्मन को हराना नामुमकिन हो जाए तो अपनी दिमागी शक्ति से इस तिलिस्म को एक्टिवेट करो और ये तुम्हें बहुत ही तेजी से वसीम के पास पहुंचा देगा। टफी ने समझाया। तिलिस्म? कौन सा? ये वाला? राज ने उस टैटू को उठाकर कहा। हाँ, यही। वसीम के हिसाब से उसने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। तुम्हें बस इसे अपने हाथ पर टैटू की तरह चिपकाना है, जिससे ये तुमसे खोएगा भी नहीं। टफी ने जवाब दिया। अच्छा, तो मंत्रों का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है? राज ने स्टिकर उठाया और उसे अपनी कलाई पर चिपका लिया। उस स्टिकर पर मंत्र लिखे हुए थे। ये वाकई में कमाल का तरीका है। अब मुझे तिलिस्म ढूंढने और उसे एक्टिवेट करने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। राज ने मन ही मन सोचा। अच्छा टफी, तुम्हें ये चीज जानी पहचानी सी नहीं लग रही? राज ने इशारा करके पूछा। हाँ, ये जानी पहचानी ही है। कल जब वसीम इस तिलिस्म को बना रहे थे तो उनका कहना था कि इसे दुश्मन आसानी से पहचान न पाए, इसलिए इसे छुपा कर रखने की जरूरत है। इसलिए मैंने इंटरनेट पर सर्च करके पांडवों की तस्वीर इसमें बनवा दी। तुम अपने हाथ को टेढ़ा रखकर इसे देख सकते हो। ये कमाल है ना? टफी ने कहा। राज को टफी की बात सुनकर उसे मारने का मन हुआ। इसके बाद राज को थोड़ा अफसोस भी हुआ। अगर उसे पता होता कि इसमें ऐसी फोटो बनी है तो वो इस तिलिस्म को ऐसी जगह चिपकाता जहां उसे कोई देख न पाए। हाँ, एक बात और, अगर तुम किसी बुरे खतरे में फंस जाओ और दिमागी शक्ति का इस्तेमाल न कर पाओ तो भी इस रणछोड़ टेक्निक को इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हें बस एक मंत्र पढ़ने की जरूरत है और काम बन जाएगा। मंत्र कुछ ऐसा है, सोम फट स्वाहा। समझ आया? टफी ने कहा। रुको, ये कैसा मंत्र है? अब ये मत कहना कि तुमने इंटरनेट पर इसे ढूंढा है। राज ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल सही, मैंने इंटरनेट पर ही से ढूंढा है। टफी ने जवाब दिया। यह सुनकर राज का पारा और चढ़ गया। सबसे आखिर में ये रक्त और कुंडलिनी की गोलियां बनाने के सामान की लिस्ट है। वसीम पहले से जानते थे कि तुम्हारी रक्त और कुंडलिनी की ताकत काफी नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे बनाने के सामान की लिस्ट तैयार की ताकि तुम वो चीजें ढूंढ पाओ। अगर तुमने ये सब चीजें ढूंढ ली तो वो तुम्हें रक्त और कुंडलिनी की गोली बनाने का तरीका सिखा सकते हैं। भले ही वसीम गोलियां बनाने में माहिर नहीं है, लेकिन वो आसान दवाइयां बना सकते हैं। टफी ने कहा। राज ने उस लिस्ट को देखा। उसमें कई सारी जादुई औषधियों के नाम लिखे हुए थे। कुछ नाम राज ने पहले भी सुने हुए थे और कुछ बहुत ही खास नाम थे। राज की किस्मत अच्छी थी कि वसीम ने सभी चीजों के चित्र भी बना दिए थे और उनकी खासियत भी लिखी थी ताकि राज को उन्हें पहचानने में दिक्कत न हो। रक्त और कुंडलिनी की गोलियां बनाने का सामान इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, है ना? राज ने पूछा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन वसीम के हिसाब से तुम्हें बस बाहर निकलने की जरूरत है और तुम ये सब ढूंढ लोगे। टफी ने कहा। वसीम की किस्मत के हिसाब से अगर उसे ये सारा सामान चाहिए होता तो घर से बाहर निकलते ही आसमान से कहीं ये सारा सामान टपक जाता, या शायद कहीं से आए किसी दुश्मन को मारकर उसे ये सारी चीजें मिल जाती। राज वसीम की किस्मत के बारे में अच्छे से जानता था, हालांकि उसके मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। न तो उसकी वसीम जैसी किस्मत थी और न ही वो इतनी जल्दी से ये सारा सामान जुटा सकता था। इसके बावजूद राज बहुत ध्यान से लिस्ट देख रहा था और वसीम की लिखी एक एक बात उसने याद कर ली। आखिर में राज ने वसीम का लिखा एक मैसेज देखा। राज, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऋषिकेश की तुम्हारी यात्रा सफल हो। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें रक्त और कुंडलिनी की गोलियां बनाने का सारा सामान मिल जाए। ये तो सीनियर की दुआ हुई। अगर ऐसा ही है तो सीनियर वाकई बहुत दयालु हैं, या उन्हें किसी बात का डर सता रहा है। राज ने मनी मन सोचा। आखिरी परीक्षा खत्म हो गई। सेंट सेबेस्टियन के सभी स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली। जिन स्टूडेंट्स को लग रहा था कि उन्होंने अच्छे से परीक्षा दी थी, उनके चेहरों पर राहत थी। अब वो खुशी खुशी छुट्टियों का मजा ले सकते थे, जबकि दूसरी तरफ जिनकी परीक्षाएं ठीक नहीं गई थी, उनके चेहरे लटके हुए थे। शायद छुट्टियां खत्म होते ही उनके नतीजे आ जाएंगे और फिर उन्हें फिर से परीक्षा में बैठना पड़ेगा। परीक्षा खत्म होते ही राज नहीं गया। वो अपने दोस्तों के जाने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि सभी एक साथ बैठकर खाना खाने वाले थे। उस रात राज के दोस्तों ने 5 और लोगों को पार्टी के लिए बुला लिया। राज, कल जब तुम सोकर उठो तो मुझे भी उठा देना। हम दोनों मेरे दादाजी के यहाँ साथ में चलेंगे।
रोहन ने कहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कल तुम्हें लेने आ जाऊंगा, राज ने मुस्कुराकर कहा। जब राज शल्य के घर लौट कर आया तो राज ने देखा कि टफी देहरादून का नक्शा देख रहा था। टफी, मैं ऋषिकेश जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? राज ने पूछा। टफी को आसानी से नहीं हराया जा सकता था। अगर राज उसे अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाता तो उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं थी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, अगले कुछ दिनों तक मेरे पास कुछ काम है, टफी ने ना में सिर हिलाकर कहा। इसके बाद उसके कुछ बाल गिर गए। जमीन पर गिरने के पहले टफी ने बाल पकड़े और राज को दे दिए। जब भी तुम खतरे में रहो तो मेरे बाल पकड़कर हाथ ऊपर करना और चिल्लाना, टफी मुझे बचाओ, इससे मेरे बाल तुम्हें बचा लेंगे। टफी ने सीरियस होकर कहा। क्या इसमें वाकई काम बनेगा? राज ने बालों को देखकर पूछा। तुम्हें ये नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो वापस दे दो, मेरे पास फालतू बाल नहीं है, टफी ने कहा। राज ने तुरंत ही बाल रख लिए। अगली सुबह राज एक बैग में सामान डालकर अंडरग्राउंड पार्किंग गया, जहां से उसने एक कार उठा ली। जब राज अपने होटल पहुंचा तो उसके दोस्त ठीक से उठे भी नहीं थे। उन सभी की आंखें लाल थी। क्या राज कलंदर के गुर्गों से खुद को बचा पाएगा? क्या रोहन के दादाजी वाकई किसी बड़ी परेशानी में थे?